नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्क पावर एनर्जी के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम मोमेंटम इज आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स है क्वेश्चन में। ये मोमेंटम यहाँ नहीं है, यहाँ देयर लीनियर मोमेंटम इज। टू बॉडीज है, उनकी इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। यहाँ से जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही है। हमें उनके क्या पूछा है? मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये रखेंगे। यहाँ से P1 का स्क्वेयर बाई 2m1 इक्वल टू P2 का स्क्वेयर बाई 2m2। काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी हुई थी। काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूले से वैल्यू है वो रख दी। अब 2 से 2 कट हो गया। हमें मोमेंटम का रेशियो चाहिए, P1 बाई P2 ये चाहिए। अभी ये होल स्क्वायर है इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? M1 बाई M2। M1 कितना है? 4 ग्राम। यहाँ हम ग्राम में भी रख सकते हैं क्योंकि रेशियो है दोनों का, कट हो जाएगा। तो P1 बाई P2 की वैल्यू है वो 2/5 आ जाएगा। यही है आंसर, 2/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy function of a particle in region space is given as, ये potential energy function दिया है, where x, y, z are in meter. The magnitude of component of force acting on the particle at the point, इस पॉइंट पर जो फोर्स का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। हमें पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z ये दिया हुआ है। आई थिंक आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे था, ये दिया हुआ है। हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट, इस पॉइंट पर कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐसे है। हमें इस फोर्स, इससे जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इससे जो फोर्स आएगा उसका एक्स कंपोनेंट पूछा है। हमें याद रखना है, अगर फोर्स निकालना है, एक्स कंपोनेंट नहीं, अकेला फोर्स निकालना है, वो होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये होता है फोर्स। अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी यू दी हुई है उससे फोर्स ऐसे निकलता है, डेल यू बाई डेल एक्स, ये आपको पता भी होगा, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी अगर हमें डेल यू बाई डेल एक्स करना है उस समय वाई और जेड है वो कांस्टेंट रहेंगे। और डेल यू बाई डेल वाई करना है वैसे ही एक्स एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे। डेल यू बाई डेल जेड करना है तब वाई और एक्स कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे करके डिफरेंशिएट किया जाता है। हमें सिर्फ अभी एक्स कंपोनेंट एक निकालना है, तो मैं बाकी को डिलीट कर देता हूँ। यू दिया है, यू इक्वल टू 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z। हमें निकालना है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स और माइनस, यही होगा। अगर डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं तो उस समय हमें वाई और जेड कांस्टेंट होंगे, ये अपने आप ही होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसका करते हैं, यू को डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये यू है,
तो 2 × x² का क्या होगा, 2x इंटू एक्स का 1 प्लस 3y³ अब y और z कांस्टेंट है, यानी ये एक 3y³ है, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया है, हम c1 मान लेते। 2z है, z भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो ये भी पूरा एक कांस्टेंट हो गया, c1 c2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो होगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 4x, और हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1, x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, 4 है। लेकिन फोर्स का जो x कंपोनेंट है, फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो आया है -4, ये माइनस एक साथ में भी है, -4 i कैप। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ऑफ x ये है, ये 4 न्यूटन होगा, क्योंकि हमें फोर्स मीटर में दिया, ये न्यूटन में आ जाएगा 4, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A block of mass 100 kg slide over a distance of 10 meter on horizontal surface. If the coefficient of friction between the surface 0.4, then the work done against friction force. ये क्वेश्चन हमने एनएलएम में भी सोल्व किया है। एक ब्लॉक है, वो एक 100 kg का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहा है, 10 मीटर चला। अगर ये इस डायरेक्शन चल रहा है तो इसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब स्टैटिक्स लगेगा, काइनेटिक्स लगेगा, चलता है तो जो भी हो, अब फ्रिक्शन मान लेता हूँ। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, एक सेकंड, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जितना वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स, जितना फ्रिक्शन फोर्स करेगा उसका अगेंस्ट उतना ही करना पड़ेगा। तो हम वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का निकाल लेंगे, और वो ही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स होगा। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए साइन को यहाँ नहीं देखना था। तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये 10 मीटर है, हम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो ये 100 kg है, नीचे इस पे जी लगेगा, 1000 इंटू नॉर्मल, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू है 0.4 इंटू नॉर्मल है 1000, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। तो 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 4000। Next question, the beam of pendulum has released from a horizontal position. If the length of pendulum is 10 meter, if it dissipate 10% of its initial energy against their resistance, the speed of bomb arrive the lowest point. मैं समझा देता हूँ। एक बॉम्ब है, वो पेंडुलम से है, वो यहाँ है ऐसे, और वो यहाँ ग्राउंड पे आता है, तो इसकी स्पीड पूछिए, वेलोसिटी पूछिए कितनी होगी, यही है क्वेश्चन। इसमें दिया क्या है कि यहाँ से नीचे आता है, तो ये अपनी 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी है, वो एयर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करनी, एयर के अगेंस्ट इसको लूज करनी पड़ती है, एयर का विरोध करने के लिए अपनी 10% एनर्जी। तो इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये यहाँ आया, अगर यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो ये यहाँ से एच हाइट ऊपर है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होगी। हम यही पढ़ते हैं कि यहाँ की एनर्जी, एनर्जी पॉइंट पी, इस पॉइंट पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, इक्वल टू एनर्जी पॉइंट क्यू। यही वर्क एनर्जी थ्योरम से हम सोल्व करते हैं। पी पॉइंट पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही करते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो ले ली, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऊपर जीरो है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ की, ये नीचे आने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, इसकी जो 10% एनर्जी है, 10%, वो एयर के अगेंस्ट लूज कर देता है, यानी इसकी जो एनर्जी एम जी एच है, mgh इंटू 10% लूज कर दी, कितनी बची 90%, यानी 90/100, यानी mgh 9/10 mg। ये इतनी एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसके लिए काम आता है, यानी ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, ये 9/10 mgh ही वर्क डन काइनेटिक, काइनेटिक जो वर्क डन हो रहा है इसके काम आ रही है। आनी थी पूरी चाहिए, लेकिन ये 10% एनर्जी लूज कर देता है।
इसलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए 9% यूज हुई, 90% सॉरी। 9/10 mgh काइनेटिक एनर्जी, 1/2 v स्क्वेयर, ये m से m कट गया, तो v स्क्वेयर v इक्वल टू अंडर रूट 9/5, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, जी एच, जी इंटू एच, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 9/5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू, एच भी हमें 10 मीटर दिया, ये हाइट, हम ये हाइट है वो 10 मीटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 से 3 बार आ जाएगा, और ये 5 से 25 होगा, ये 20, 20 से 4 बार आएगा, 2 आ जाएगा, अंदर रहेगा अंडर रूट 5, यानी 6 अंडर रूट 5, ये आंसर है इसका। क्या किया कि जो यहाँ mgh इसके पास टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो नीचे आएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है वो इसकी 90% ही चेंज हो रही है, इसकी 10% एनर्जी एयर के अगेंस्ट लूज हो रही है, तो इसकी जो 90% एनर्जी है वो हमने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दी, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए of the frictionless track ABC, and so in the figure, if is gently pushed toward the right, the speed of particle when it reach the point B, point B is g की वैल्यू लेनी। क्या किया, ये पार्टिकल यहाँ है, इसको हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं, ये तो पॉइंट बी पे आएगा, उस टाइम इसकी स्पीड पूछी है, स्पीड मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकली, सॉरी, हम हमें यहाँ एनर्जी बैलेंस करेंगे, यहाँ ये थोड़ी सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, 1 मिनट, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पी से लेता हूँ एक बार, इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, ये इनिशियल रुका हुआ है, थोड़ा पुश ही किया है, पुश किया है, पुश, तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, प्लस पोटेंशियल इनिशियल, अगर इसको हम यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो यहाँ से एच हाइट ऊपर है, कितना होगा, mgh, एच की कितनी है, 1 मीटर, 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 v स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ जो 0 पोटेंशियल एनर्जी मानी, इससे कितना है, 0.5 मीटर ऊपर, mg इंटू 0.5, इसको सोल्व करेंगे, हमें v चाहिए, तो ये mgh, ये वैल्यू साइड आ जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा mgh 0.5, ये 1 है, ये 0.5 बच जाएगी, 1/2 v स्क्वेयर, m से m कट, इसको g को उधर लेके जाएंगे, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 को 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 0.5, 0.5 मतलब 1/2, v से v कट जाएगा, v की जो वैल्यू, सॉरी 2 से 2, तो v की वैल्यू आएगी √10 मीटर पर सेकेंड, √10 मीटर पर सेकेंड, ये √10 है। क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर दी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी हम जी एच इंटू 1, क्योंकि इसको हम 0 पोटेंशियल एनर्जी लिया तो इससे 1 मीटर ऊपर है, इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 हम वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 0.5 मीटर ऊपर है, तो ये हो जाएगा, आप आगे सोल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए artillery piece of mass m1 fires a shell of mass m2, kinetic energy of artillery and the that the of shell is horizontal instantly after the firing, the ratio of, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखी जगह, मैं बता देता हूँ, एक अमूमन मास है, हमने m2 पे इसको फायर किया,
फायर करने के जस्ट बाद। इसकी क्या पूछी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन artillery piece of mass m1 fire a shell of mass m2 horizontally instantaneously after the firing. The ratio of kinetic energy of the artillery and the of the shell is। क्वेश्चन में एक आर्टिलरी m1 मास है, उसको m2 मास के पीस पर फायर किया। जस्ट आफ्टर, इंस्टेंटली आफ्टर फायरिंग, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है वो समानुपाती पी स्क्वेयर बाय 2m के रेशियो होता है। हमें पता है वो मोमेंटम है, मोमेंटम 1 इक्वल टू मोमेंटम 2, क्योंकि मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ये पता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो हमें रेशियो चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, यही रेशियो चाहिए। तो ये क्या होगा, मोमेंटम 1 का स्क्वायर बाय 2m1 डिवाइड बाय मोमेंटम 2 का स्क्वायर बाय 2m2 का स्क्वायर, यही होगा। ये सेम है, कट हो जाएगा और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यानी m2 बाई m1, ये वैल्यू आ जाएगी, यही है। क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, मोमेंटम सेम है तो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, यही रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg being to move under the action of time dependent force, ये फोर्स दिया है टाइम डिपेंडेंट। The force, the power developed by the force at the time is given by, at the time t is given by, एक फोर्स दिया है, फोर्स कितना है 6 ti कैप प्लस 6 t स्क्वायर जे कैप न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है हमें टी टाइम, किसी टी टाइम पर, इसकी पावर, पावर पता नहीं पावर कितनी डेवलप्ड हो रही है। तो पावर का हमें फॉर्मूला पढ़ा है, फोर पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, ये होता है पावर एफ डॉट वी होती है। अब हमें पता है, हमें वी और चाहिए। तो ये पता है ये मास कितना है, 2 kg का मास है। अब की वैल्यू कितनी है, m इंटू ए, यही तो एफ होता है। m की वैल्यू उधर डिवाइड करेंगे एफ में, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो एफ बाई एम, एम की वैल्यू 2, 2 को इससे डिवाइड करेंगे पूरे को, तो ये 3 ti कैप प्लस 3 t स्क्वेयर जे कैप, ये आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया, m को डायरेक्ट यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से, ये एक्सलेशन आ गया। हमें चाहिए v, v क्या होता है, एक्सलेशन होता है dv बाई dt, यही होता है। तो 3 ti कैप प्लस 6 t स्क्वेयर जे कैप, या टी उस साइड जाए dt, यहाँ से dv इज इक्वल टू 3 ti कैप प्लस 6 t स्क्वेयर जे कैप और इंटू dt, ये t बराबर 0 से किसी टाइम t, और फोर्स लग रहा है यहाँ t बराबर 0, फिर वेलोसिटी v, फिर v, यहाँ से v इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3t, यानी 3 t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 6 t क्यूब बाई 3 और 0 से t। डिफरेंशिएशन आपको, इंटीग्रेशन सॉरी, इंटीग्रेशन आपको करना आता है, उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 3 इंटू टी का इंटीग्रेशन t स्क्वेयर बाई 2 और 6 और t स्क्वेयर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू, टी पुट करेंगे इसमें, तो 3/2 t स्क्वेयर प्लस 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 t क्यूब, और 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये हो गया इसका v। तो पावर चाहिए, पावर होता है एफ डॉट वी, सॉरी आई कैप जे कैप भी था यहाँ, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, एफ डॉट वी, एफ कितना है 6 ti कैप प्लस 3 t स्क्वेयर जे कैप इंटू वी, 3/2 t स्क्वेयर आई कैप प्लस 3 t क्यूब जे कैप। तो एफ डॉट आई कैप इंटू आई कैप से 1 होता है, आई कैप है ये टी स्क्वेयर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3t इंटू 3/2 t स्क्वेयर प्लस आई कैप इंटू जे कैप 0, जे कैप इंटू आई कैप 0, तो जे कैप 1 होता है, तो 6 t स्क्वेयर इंटू 3 t क्यूब,
ये अब इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 9 टी क्यूब प्लस ये 18 टी की पावर 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। किधर है ये? 9 टी क्यूब प्लस, सॉरी ये 3 था यहाँ, 3 से ये 6 कटेगा तो ये 2 आएगा। इधर ये 2 था, ये 2 था। यहाँ पूरा ही मिस्टेक कर दिया हमने। मास को 2 kg जो मास था उसको डिवाइड किया तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 6 की जगह 3 होगा। ये भी 3 था, ये भी 3 था, और ये भी 3 था। तो 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की जगह वैल्यू आएगी 1, यहाँ 1। तो 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये लास्ट आंसर है। क्या किया? पावर होता है वो एफ डॉट वी होता है। एफ की वैल्यू हमें दी गई है और वी निकालना है, तो मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ मिस्टेक हो गया था। 3 टी आई के प्लस 3 टी स्क्वेयर जे के, ये एक्सलेशन आ गया। एक्सलेशन डी बी बाई डी टी करेंगे, डी बी बाई डी टी इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, एक्स वेलोसिटी आ गई। एफ डॉट वी, एफ डॉट वी वेलोसिटी से इसको करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रबर बॉल falls from a h height h and rebound up to the height of h by 2, the percentage loss of the total energy of the initial system as well as velocity ball before it hits the ground। क्या किया हमने? h हाइट से एक बॉल को फॉल्स किया, छोड़ा, तो वो रिबाउंड यानी इससे टकराकर h by 2 हाइट ऊपर चली गई, यहाँ तक पहुंची वो बॉल। हमें पूछा है द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में परसेंटेज लॉस कितना आया। तो यहाँ ये अगर इसमें ग्राउंड को, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूँ। टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी इनिशियल निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये निकालना हुआ। टोटल एनर्जी ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इससे h हाइट ऊपर एम जी एच, यही होगी। h हाइट ऊपर एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ से तो बॉल बस धीरे से गिराई जा रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये आ गई एम जी एच, और अब निकालनी है टोटल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल सॉरी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालते हैं। ये अभी क्या है? बॉल यहाँ है h बाई 2 हाइट पर, तो यहाँ से h बाई 2 है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच बाई 2 आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ बॉल जाके रुक गई थी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, एम जी एच बाई 2, ये होगी फाइनल। यानी इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी वो फाइनल आकर टोटल एनर्जी हाफ हो गई, यानी परसेंटेज लॉस कितना हुआ? 50%। हाफ हो गई तो 50% हुआ। अब पूछ रहा है द वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्टिक द ग्राउंड, ग्राउंड से टच होने के पहले वेलोसिटी पता है। ऊपर अगर हम धीरे से h हाइट से बॉल v 0 वेलोसिटी से गिराते हैं, तो यहाँ नीचे आते h हाइट आने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होती है v, वो अंडर रूट 2 g होती है। तो v की वैल्यू अंडर रूट 2 g इंटू लॉस 15%, ये आंसर है। क्या हुआ कि यहाँ से बॉल गिराई, वो ग्राउंड को टकराने के बाद h बाई 2 हाइट वापस चली गई। हमें टोटल लूज ऑफ टोटल एनर्जी पूछा है। लूज यानी इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल बात कितनी होगी? इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और टोटल फाइनल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इन दोनों में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि एक में पहले में यहाँ से गिर रहा है, गिरते टाइम यानी वी 0 है, दूसरे में वापस हाईएस्ट हाइट पहुंच गया तो वहां पर भी वी 0 है। तो हमें दोनों में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चेंज करना है। तो हमें ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, एच हाइट ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी, और ये ग्राउंड से एच बाई 2 हाइट ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बाई 2 होगी, यानी 50% का लूज हुआ है। और सेकंड पार्ट में अगर ये एच हाइट से आ रहा है तो यहाँ
ग्राउंड पर आती है इसकी वेलोसिटी √2 g h होता है, ये हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 1 kg slide from rest along the curve of vertical circular point A to B in frictionless path। ये पॉइंट ए से इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ होते हुए पॉइंट बी पर आती है एक बॉडी। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी इज, यहाँ से जस्ट स्टार्ट हुई रेस्ट से और यहाँ आ गई ये से, तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी पूछी है। यही है, हम एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी से ही सोल्व करेंगे। यहाँ और एक यहाँ, मैं सबसे नीचे, ज्यादातर क्वेश्चन में सबसे नीचे वाले पॉइंट होता है वहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं हम, ताकि ऊपर निकाल रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसे सोल्व करें। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। उसके पहले ये आर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, और हमें यहाँ से एक याद रखना, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है उससे ऊपर देखना है, तो परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होती है, mgh इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से किया है जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वो निकालनी है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी, जस्ट यहाँ आ गया, और प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो m/2 mv² हो जाएगी, 1/2 mv²। क्या किया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से किया जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हम gh इक्वल टू पॉइंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने इस लाइन को जीरो माना है, जीरो लाइन रेफरेंस लाइन, तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यानी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इतनी, वो नीचे आकर सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो हमें वी निकालना है। तो इसके लिए m इंटू जी इंटू एच निकालना है। एच इससे परपेंडिकुलर हाइट हमें निकालनी होती है, ये याद रखना। तो ये आर है और ये आर, तो ये इतनी कितनी होगी, ये आर साइन 45, ठीक है। ये आर cos 45, ये आर साइन 45, r/√2। टोटल हाइट कितनी होगी, एच टोटल वो कितना होगी, आर यहाँ से यहाँ तक आर, और प्लस ऊपर r/√2 और गया, r/√2, आर प्लस r/√2 इज इक्वल टू 1/2 mv²। m से m कट गया, तो 2 उधर चला जाएगा, v² इज इक्वल टू 2g, r बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1/√2। यहाँ पर v की जो वैल्यू आएगी √2g, g की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू में दी हुई है 14 है, और 1 प्लस 1/√2, 1/√2 की वैल्यू में 1.4 दी हुई है, इसमें वैल्यू रखे हम, आप सोल्व कर लेना इसका आंसर, इसको सोल्व कर लेना आप। इसकी वैल्यू है वो आई थिंक 21.9, 21.9 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आएगी। इसमें आप जी की वैल्यू 2 है, √2, इसकी जगह 1.4 ले लेना, क्वेश्चन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज लिफ्ट टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर ऊपर लेके जाना है, फ्रॉम द ग्राउंड इन टू डिफरेंट वेज सो इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज द रिप्रेजेंट द केस। यहाँ से एक इस पाथ में यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊपर हाइट 50 kg मास लेके जाना है, और एक एक यहाँ से ऐसे 50, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक 50 kg मास ऊपर लेके जाना है। तो हमें क्या पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, जितना ग्रेविटी वर्क डन करे, और हमें पता है वर्क डन ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है mgh। m कांस्टेंट होगा उसका, g कांस्टेंट होगा, h, h किसी रेफरेंस लाइन, ये दोनों केस है इसमें,
ये एच यहाँ से ऊपर की हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ग्रेविटी के वर्क डन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, यानी ये h20 और ये h20, तो h दोनों में सेम है। किस पाथ से जाता है वर्क डन, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। एच कितना है टोटल, वो उसी पर डिपेंड करता है। तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, वर्क डन 1 इक्वल टू वर्क डन 2। तो रेशियो क्या होगा, 1:1। यही है, 1:1। क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो फाइनल ग्राउंड से कितनी ऊपर हाइट है, कितनी हाइट है उस हाइट पे डिपेंड करता है। ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर। आप देखिए, ये अगर ग्राउंड है, आपको यहाँ कोई चीज लेके जानी है h मीटर पर, एच पे, अगर आप ऐसे करके लेके जाएंगे, आप ऐसे डायरेक्ट सीधा लेके जाएंगे, आप ऐसे लेके जाएंगे, या आप ऐसे 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 कैसे भी लेके जाइए, तो इन सब की जो वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन आता है वो mgh ही आता है। mgh, 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 mgh। क्योंकि ग्रेविटी के वर्क डन में जो हाइट देती है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, बस ये h ही लेते हैं। किस पाथ पे गए उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग unidirectionally under the influence of constant power, इट डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम प्रोपोर्शनल टू। एक बॉडी है वो पावर कांस्टेंट है, सी पावर, कांस्टेंट पावर से चल रहा है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ किस तरह डिपेंड करता है, वो हमें बताना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह डिपेंड करता है वो बताना है, यही तो है। पावर कांस्टेंट दी हुई, पावर क्या होता है, सी इज इक्वल पावर